Hello everyone, I am Ramesh Chandra Agrahari here. Welcome back to RC Agrahari English classes. Today we will discuss on conditional sentences. We should know which type of sentences generally identified by conditional sentences. Conditional sentences mostly begins with if or when. हम बता दें ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत इफ या व्हेन से हो वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और आप देख रहे हैं ये 5 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। जैसा कि आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं यहां पर मेंशन है इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। तो सोचिए दिस वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। एंड आई विल टेल यू that both clauses of conditional sentence never be in future tense. कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस कभी भी फ्यूचर टेंस के नहीं हो सकते और ये दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस के हैं, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट है नहीं है। एंड इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन व्हाट विल यू डू अबाउट इट? इस बारे में आप करेंगे क्या? देन लिसन मी केयरफुली। To make this sentence correct, then you should know if clause generally be in present indefinite and second clause will be in future. मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जो जिनके दोनों क्लॉज फ्यूचर में दिखे वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लॉज कभी फ्यूचर में हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और जो प्रिंसिपल क्लॉज है इफ क्लॉज के बाद आया हुआ ये फ्यूचर से हो सकता है, लेकिन इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना होगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो आपको करना होगा इफ ही कम्स टू मी। आपको करना होगा इफ, ये हमें हटा देंगे और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में आपको एस लगाना होगा। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। यदि वो मेरे पास आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। इसकी हिंदी तो ये तो हो सकती है। हिंदी में भले किसी भी सेंटेंस के दोनों क्लॉज फ्यूचर में दिखें, लेकिन इंग्लिश में दोनों क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं तथा दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट किया जा सकता है। अब हम इस सेंटेंस को इरेज किए दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सेकंड एग्जांपल ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। इसके भी दोनों क्लॉज फ्यूचर में दिख रहे हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम दोनों क्लॉजेस का फ्यूचर में नहीं कर सकते। कंडीशनल सेंटेंस के जनरली आज मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, कुछ उसमें स्पेशल नोट्स बताऊंगा। तो पहले ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं ये है, ये यदि आप जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं तथा बचा हुआ जो सेकेंड क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। ऐसा कब होता है?
याद रहे, मैंने अभी बताया है आपको। जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव हो सकता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और सेकंड क्लॉज को आप फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। देखिए, इसकी कंडीशन है यदि आप मेहनत करेंगे, तो मेहनत करना तो संभव है, और हमने बताया जब कंडीशनल सेंटेंस में जो शर्त आती है उसका पूरा होना संभव होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं तथा दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है, सिंपल सेंटेंस है, किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मेन वर्ब आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मेन वर्ब में हम SCIS लगाते आवश्यकता अनुसार, बट सब्जेक्ट इसका यू है जो प्लूरल माना जाता है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे और वर्ब में SCIS भी नहीं लगाएंगे, हो जाएगा इफ यू, मेहनत करना, वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए देन नहीं लिखते, कॉमा का प्रयोग करते हैं। हमने आपको एक लेक्चर में और बताया होगा कि ऐसा क्लॉज जिसकी स्टार्टिंग इफ या व्हेन से है, तो ऐसे क्लॉज के बाद तो का सेंस देने के लिए आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं, और ये कॉमा को ही देन पढ़ा जाएगा। क्योंकि क्लॉज है तो उसका सब्जेक्ट भी होता है, और अगर इस सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है तो फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट को ही इसका भी सब्जेक्ट बनाते हैं। यू हो गया। अब इसे फ्यूचर से बनाएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग आप विल लगाओगे, विल सफल होना सक्सीड होता है, आप सक्सीड कर सकते हैं या फिर गेट सक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ और जो सेकंड क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ। ऐसा हम कब अप्लाई करते हैं, हमने आपको बताया था कि जब कंडीशनल सेंटेंस में दी हुई शर्त का पूरा होना संभव हो तो ऐसा होता है। इसमें दिया यदि आप मेहनत करेंगे, शर्त है मेहनत करना, तो ये शर्त तो पूरा हो सकता है, और जब शर्त पूरा हो सकता है तो इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट से। हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि मैं पंछी हूं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, तो तुम्हारे पास उड़ आऊं। थोड़ा आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, उड़ आऊं, और दूसरे बच्चे बंदर हो जाएं तो सब बगीचे नष्ट हो जाएं। तो अब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का सेकेंड रूल बता दूं। जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव ना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव ना हो, ऐसी शर्त जो महज कल्पना मात्र हो, महज इमेजिनेशन हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और सेकेंड क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं, WOULD, वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अभी मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस से बताया गया कि जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव ना हो, जो महज कल्पना मात्र हो, ओनली इमेजिनेशन हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप इफ क्लॉज को है, यदि मैं पंछी हूं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं,
शर्त है अगर मैं पंछी हो जाऊं। और याद रहे, क्या यह शर्त संभव है? क्या आप पंछी हो सकते हैं? क्या मैं पंछी हो सकता हूं? क्या नहीं। और मैंने यही बताया है कि जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शर्त का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं और इसके सेकंड क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। याद रहे, इफ क्लॉज का सब्जेक्ट, हाँ तो आपको बता दूं कि यदि इफ क्लॉज का सब्जेक्ट ही, सी, इट या आई हो, मतलब सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन होंगे या फिर आई होगा, तो ऐसे क्लॉज में का ट्रांसलेशन करते समय आप इनके साथ वर का प्रयोग करते हैं। मैं बात कर रहा हूं WERA की, तो आप इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ वर का प्रयोग कब करते हैं? जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शब्द का उल्लेख होगा जिसका पूरा होना पॉसिबल ना हो, जो ओनली इमेजिनेशन हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं तथा इसके सेकंड क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इफ क्लॉज का सब्जेक्ट ही है, ही, सी, इट व आई है, वह सिंगुलर नंबर कोई भी नाउन है, तो आप इस क्लॉज में वर का प्रयोग करते हैं, WERA का। हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं, इफ I were a bird, यदि मैं पंछी हूं, इसका ट्रांसलेशन हो गया इफ आई वर a bird। तो के लिए कॉमा लगाते हैं क्योंकि मैंने बताया है यदि किसी क्लॉज की शुरुआत इफ या व्हेन से है तो के लिए देन का यूज नहीं करते, आप इफ का यूज करते हैं, सॉरी देन का यूज नहीं करते, बल्कि देन के स्थान पर कॉमा लगाते हैं और इसे ही आप देन कहते हैं। हाँ, दूसरा क्लॉज शुरू करेंगे, दूसरी क्लॉज का भी अपना सब्जेक्ट होता है, और अगर यहां पर क्लियर सब्जेक्ट नहीं है सेकंड क्लॉज में, तो फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट को ही हम सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका आई है तो यहां भी आई हो जाएगा। और हमने बताया दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा आई वुड फ्लाई टू यू। बहुत ध्यान से देखिए, आपने बनाया इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। हाँ, इसका एक मेथड और है ट्रांसलेशन करने का, वो भी जान लीजिए। अगर आप ऐसे सेंटेंस में इफ नहीं लगाना चाहते तो इफ छिप जाएगा, लेकिन इफ छिप सकता है, लेकिन उस स्थिति में सेंटेंस की स्टार्टिंग शुड या वर से होगी। और ध्यान से सुनिए, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस से इफ को हटाना चाहते हैं, वो भी ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन का पूरा होना संभव नहीं है और आप इफ नहीं लगाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया अगर ऐसे सेंटेंस, यदि आप ऐसे सेंटेंस में इफ का प्रयोग नहीं करना चाहते तो इफ छिप जाएगा। इफ आप नहीं लगाएंगे, आपको करना क्या होगा वो जानिए। ऐसी स्थिति में आप सेंटेंस की शुरुआत शुड या वर से करेंगे। इसका मतलब ऐसे भी ट्रांसलेशन हो सकता है, वर आई आ बर्ड, और ये सेम कॉपी हो जाएगा ये पूरा।
मेरी बात समझ रहे होंगे। हमने बताया कि अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते तो सेंटेंस की शुरुआत में वर आप लगाएंगे, वर आर या बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। मैंने आपको दूसरे तरीके में शुड भी बताया है। अगर आप शुड लगाना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं, शुड के साथ बिकम वर्ब लगता है, बिकम। यानी कि अगर हम उस तरीके से बनाना चाहें तो हो जाएगा शुड आई बिकम आ बर्ड, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये पूरा सेंटेंस ऊपर आ जाएगा आई वुड फ्लाई टू यू। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम एग्जाम्पल 4 को लेते हैं। ये लिखा, यदि बच्चे बंदर हो जाएं तो सब नष्ट हो जाएं। इसमें है बच्चे बंदर हो जाएं, तो क्या आप बताइए ये शब्द संभव है क्या? बच्चे बंदर हो जाएंगे क्या? और अगर संभव नहीं है, ये शब्द संभव नहीं है, तो आप इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। हाँ, आपको मैंने ये बताया है कि अगर इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, आई के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। आइए बनाते हैं। हो जाएगा आई इफ चिल्ड्रन पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब हो जाना है बी होता है, तो बी का सेकंड फॉर्म बिकेम हो जाएगा, बिकेम मंकीज, मंकीज। कॉमा लगाएंगे, सब बगीचे नष्ट हो जाए, या वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे जाने कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है या ना है। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक मेथड में है कि आप जान जाएंगे कि वो सेंटेंस पैसिव में है या नहीं है। इसके लिए देखेंगे कि जब भी कोई कार्य किसी अन्य के द्वारा होने का सेंस जाएगा तो वो पैसिव होता है। जैसे यहां पर दिया बगीचे नष्ट हो जाएंगे, तो बगीचे अपने आप नष्ट होते हैं? नहीं, कोई अन्य नष्ट करता है, आदमी नष्ट करेगा। और यहां पर तो यदि आदमी या बच्चे बंदर हो जाएंगे तो बंदर नष्ट करेंगे। पुस्तक पढ़ाई जाएगी, पुस्तक अपने आप पढ़ाई जाती है या पढ़ाई जाएगी, किसी अन्य के द्वारा होता है। तो जब सेंटेंस में किसी अन्य के द्वारा कार्य का होना पाया जाएगा तो वो पैसिव होता है। एक मेथड ये है। और दूसरे मेथड में बता दूं कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में जाना वर्ब का प्रयोग होगा, जिनके अंत में जाना वर्ब का प्रयोग होगा तो वो भी पैसिव होते हैं। जैसे पुस्तकें पढ़ाई गई, गई आया जाना वर्ब है। पुरस्कार वितरित किया जाएगा, यहां भी अंत में जाना वर्ब है। यहां पर सब बगीचे नष्ट हो जाए, यहां भी अंत में जाना वर्ब है। तो जब जाना वर्ब का सेंस जाए, मतलब जब सेंटेंस के अंत में जाना वर्ब आए और वहां पर जाना वर्ब आने से मतलब जाने अर्थात गो से ना हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम पहचान लेंगे ये पैसिव वॉइस के हैं। अब चूंकि ये पैसिव है तो ट्रांसलेशन भी पैसिव में करेंगे, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें, तो उसके लिए आपको टेंस पहचानना होता है। और इसके अंत में आपको पता होना चाहिए ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में आ, ई, ए आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है, चूंकि पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट में आप वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ऑल द गार्डन, सब्जेक्ट यही है इस समय, और क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑल द गार्डन्स, ऑल द गार्डन्स। हाँ,
मैं आपको बता दूं, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं, दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यहां भी होगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो ये तो आपको पता है किसी भी मॉडल के साथ पैसिव बनाने पर बी जुड़ जाता है। कैन को कैन भी, शुड को शुड भी, ऑट को ऑट टू भी, मस्ट को मस्ट भी, और वुड को वुड भी पैसिव वॉइस बनाते समय हो जाता है। और साथ में इनके साथ अप्लाई करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हो जाएगा ऑल द गार्डन्स वुड बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराई दे रहा हूं। आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, यदि बच्चे बंदर हो जाएं तो सब बगीचे नष्ट हो जाएं। इसमें ऐसी शब्द का उल्लेख है जो पॉसिबल नहीं है, ऐसी शब्द जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे बंदर हो नहीं सकते। इसमें लिखा है यदि अगर बच्चे बंदर हो जाएं तो ये शब्द पूरी होगी नहीं। और जब सेंटेंस में ऐसी शब्द का उल्लेख हो जिसका पूरा होना संभव ना हो, अर्थात वो शब्द केवल कल्पना मात्र हो, महज इमेजिनेशन हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं और दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाए और दूसरे का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव है तो वुड के साथ वुड भी हो जाएगा, शुड के साथ शुड भी हो जाएगा, कैन के साथ कैन भी हो जाएगा, तो हमने वुड भी किया और फिर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरीके से मैंने नेक्स्ट अलग प्रकार के रूल भी बताए। आपको बताया गया था कि जब ऐसे सेंटेंस जिसका शब्द पूरा ना हो और अगर इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने ये यहाँ पर किया भी है, लेकिन अब फिर हमने बताया अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते, अगर आप चाहते हैं इफ ना लगाएं, तो ऐसी स्थिति में वर्ब को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे। कि अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते तो वर्ब को शुरू में ले आएंगे, हो जाएगा वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। हमने बताया था आप शुड भी लगा सकते हैं, इफ की जगह शुड लगा सकते हैं, लेकिन बता दूं शुड के साथ बिकम आता ही आता है, आई वुड फ्लाई टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और रूल नंबर थर्ड एग्जांपल है, यदि आपने मेरी राय मानी होती तो आपको पछताना नहीं पड़ता। ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिससे यह बोध होता है कि ये शर्त पहले पूरी हो सकती थी, ये शर्त पास्ट में अतीत में पूरी हो सकती थी, बट पूरी हुई नहीं। यदि आपने मेरी मतलब मेरी राय आप मान सकते थे बट माने नहीं, तो ये शब्द अतीत में पूरी हो सकती थी। तो याद रहे, जब कंडीशनल सेंटेंस से ऐसी शब्द का उल्लेख हो जो अतीत में मतलब पास्ट में पूरी हो सकती थी बट पूरी हुई नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय आप इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। क्या सुना आपने? इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं बता दे रहा हूं, इसे आप बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से तथा दूसरे में आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये देखते हैं क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। यदि आपने मेरी राय मानी होती, यदि मीन्स इफ यू, मानी होती मतलब परवाह किया होती मेरी राय की, मेरी ओपिनियन की आपने परवाह किया होती। क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पहले हमें इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हैड। परवाह करना मतलब केयर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है केयर। फिर क्या हो जाएगा? फॉर माई एडवाइस हो गया। और उसके बाद हम तो के लिए कॉमा लगाते हैं, तो की मीनिंग देन हम लिखते नहीं है जब शुरू में इफ होता है। क्लॉज का ट्रांसलेशन हुआ। अब सेकंड क्लॉज है, आपको पछताना नहीं पड़ता, इसका सब्जेक्ट आपको है यानी कि यू हो जाएगा। यू वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, निगेटिव है। तो जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होता है तो उन्हीं दोनों हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि हो जाएगा वुड नॉट हैव। अब पछताना यानी कि रिपेंटेड
या रिग्रेटेड, रिपेंटेड, इस तरीके से आपने जाना। इसका कंप्लीट हो गया। इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस यू वुड नॉट हैव रिपेंटेड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कंडीशनल सेंटेंस के 3 कंडीशंस आपको बताएगी। मैंने आपको, यदि आपने मेरी राय मानी होती तो आपको पछताना नहीं पड़ता। इसका ट्रांसलेशन करना बताया कि हुआ इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस यू वुड नॉट हैव रिपेंटेड। अगर आप इफ हटाना चाहते हैं, ऑप्शन है, हटाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यदि आपको पता नहीं है, दूसरे ने हटा दिया, उसने दूसरा रूल अप्लाई किया, तो आप कहेंगे या तो आपका गलत है। गलत नहीं, सुनिए, इफ ना रहे कोई दिक्कत नहीं, हैड को स्टार्टिंग में ले आइए। इसका हो जाएगा हैड यू केयर्ड फॉर माई एडवाइस। और दूसरा वाला सेंटेंस, इफ नहीं लगाना चाहते तो सेंटेंस के शुरू में हेड लाइए। हो गया हैड यू केयर फॉर माई एडवाइस, कॉमा लगाए, यू वुड नॉट हैव रिपेंटेड, आपने कर दिया। आप देख रहे हैं उन्हें कंडीशनल, जो अभी मैंने कंडीशनल सेंटेंस की 3 कंडीशंस बताई हैं, उन्हीं में से कोई एक सेंटेंस ये है। जरा पहचानिए इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। जरा सोचिए इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है। मैंने एक कंडीशन बताया था, यदि कंडीशनल सेंटेंस से ऐसी शब्द का उल्लेख है जिसका पूरा होना संभव है तो इसके इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और दूसरे क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। सॉरी, अगर कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी शब्द का उल्लेख है जिसका पूरा होना संभव है तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और बचे दूसरे क्लॉज को आप फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे शब्द का उल्लेख है जिसका पूरा होना संभव नहीं है, वो महज कल्पना मात्र है, ओनली इमेजिनेशन है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए इफ क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि यदि इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट से नहीं बनाएंगे, बल्कि वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। फिर इनका दूसरा तरीका भी हमने बताया, अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते तो वर को या शुड को शुरू में ले आइए, और अगर शुड आप स्टार्टिंग में रखते हैं साथ बिकम वर्ब लगता ही है। और थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशनल में ऐसी शब्द का उल्लेख हो जिसका जो अतीत में पूरी हो सकती थी बट पूरी हुई नहीं, जो पास्ट में जो शर्त कंप्लीट हो सकती थी, फुलफिल हो सकती थी, बट वो फुलफिल हुई नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सोचिए इस सेंटेंस पर कौन सा कंडीशन लागू होगा, सोचिए। कोई बात नहीं, मैं बता दूं, लिखा यदि वह आगरा गया होता, मतलब वो आगरा जा सकता था बट गया नहीं, इसका सेंस यही है ना। यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, मतलब आगरा वो जा सकता था बट गया नहीं, मतलब ये सब अतीत में पूरी हो सकती थी बट पूरी हुई नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन ये मैंने क्या बताया है। आप इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाइए और दूसरे में वुड हैव का प्रयोग करिए, यानी कि इसका होगा इफ he had gone to आगरा, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर यहां पर क्लियर नहीं है तो हम फर्स्ट क्लॉज में आए सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। he would have visited, या सेम भी कर सकते हैं, द ताज। तो इस तरीके से देखा, इसका ये ऐसा हो सकता है। और ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक फैक्ट मैं बता रहा हूं, किसी भी मैं तो डिस्क्राइब कर रहा हूं,
बाद में कभी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन यही रूल अप्लाई करके आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके किस पार्ट में एरर है और एरर कहाँ पर है। अगर ये कायदे से बहुत डिस्क्रिप्शन आपने बात को समझा होगा, डिस्क्रिप्शन जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उससे आपने क्लियरली सुना समझा, तो बेशक आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आपको बने रहें, ध्यान से देखते रहें। ये नेक्स्ट रूल से मैं एग्जांपल दिया, जरा गेस करिए इसका मीनिंग क्या है। राजा टॉक्स एज इफ ही इज मैड। राजा टॉक्स एज इफ ही इज मैड। गेस करिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है राजा ऐसे बात करता है मानो वह पागल है, यानी क्या, एज इफ का मीनिंग हुआ मानो। ये कल्पना को प्रदर्शित करता है। तो याद रहे, जब एज इफ जिसका मीनिंग मानो होता है भी पास्ट कंडीशनल में बनाया जाता है। ऐसा क्लॉज जिसकी स्टार्टिंग एज इफ से हो, जिसका हिंदी मानो होता है, तो एज इफ से शुरू होने वाला क्लॉज पर पास्ट कंडीशनल का रूल लगाते हैं। और पास्ट कंडीशनल के रूल में मैंने बताया कि पास्ट कंडीशनल वो होता है, अभी मैंने आपके रूल नंबर 2 में बताया था कि ऐसी कल्पना या ऐसी बात की गई हो, ऐसा कल्पना या ऐसी बात का सेंस हो जो संभव ही ना हो, तो कोई बात नहीं, रूल वही लगाएंगे। तो आप पास्ट कंडीशनल का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं या फिर वर्ब से बनाते हैं, जैसी आवश्यकता हो। वर्ब का आप प्रयोग पास्ट कंडीशनल में तभी करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा, मतलब प्लूरल होगा, तो आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो आपको बताया कि जब किसी क्लॉज की शुरुआत एज इफ से हो, जिसकी हिंदी मानो होता है, तो उसमें पास्ट कंडीशनल का रूल लगता है। मतलब एज इफ से शुरू होने वाला क्लॉज उस कल्पना का, उस बात का सेंस देता है जिसका पूरा होना संभव नहीं होता, और ऐसी कंडीशन, ऐसी बात जिसका पूरा होना संभव नहीं होता है, उसका आप उसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं या वर्ब से बनाते हैं आवश्यकता अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब लगेगा। आपने देखा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ, इनकरेक्ट। और आपको करेक्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया कि एज इफ के बाद शुरू होने वाला क्लॉज या तो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा या फिर वर्ब से बनेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो ऐसी कल्पना या ऐसी बात का सेंस देता है जिसका पूरा होना संभव नहीं होता। यहां पर सब्जेक्ट ही है तो सीधी सी, यहां पर सब्जेक्ट ही है तो क्लियर सी बात है, आप ही के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब मैड। मतलब वह पागलों जैसी बात करता, पूरे का मीनिंग है राजा ऐसी बात करता जैसे वो पागल हो, मतलब राजा पागलों जैसी बात करता है। तो इस प्रकार का ट्रांसलेशन का जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो ऐसा होगा। हाँ, आपको एक बात बता दूं, बेहद यूनिक जानकारी मैं आपको इस क्लास में दे रहा हूं। अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद हैं, आप चाहते हैं ऐसी जानकारियां भरे वीडियोस आपको नए नए मिलते रहें, नई नई जानकारी आप तक पहुंचते रहें, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसे नए वीडियोस आप चाहते हैं आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।